और MPPSC की करें तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। It's time to welcome on stage a woman of virtue and simplicity, a living inspiration to all of us. So I would like to call Shraddha Joshi ma'am to step upon the floor and share the strategy regarding preparation for civil service examination. Give a huge round of applause for Shraddha ma'am. Thank you so much. All the dignitaries on the dais, विश्वास जी, मनोज जी, अनुराग जी, रानी, दीपक जी, प्रदीप जी, शुक्ला जी और सारे तैयारी करने वाले साथी। अनुराग जी ने अभी बताया इस यात्रा के बारे में भी, इस जर्नी के बारे में भी, जो मनोज ने जहाँ से शुरू किया और कहाँ पर ख़त्म किया। जैसा विश्वास जी ने भी बताया कि जो टॉपिक उन्होंने रखा है कि शून्य से शिखर तक, तो बड़ी खूबसूरत एक यात्रा है, बड़ी शानदार एक यात्रा है जिसमें बार बार कहीं गड्ढे आ जाते हैं, कहीं स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं। और नाम भी उसका उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है, 12th फेल। तो 12th फेल जैसे एक बच्चे को उन्होंने बोला भी कि आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे, तो कभी कभी हमारे कुछ साथ के ऑफिसर से वो बोलते हैं कि यार गलती हो गई, मैं 12th फेल नहीं हुआ। इतना अच्छी तुम्हारी जर्नी ये जो है, कितना कितना बढ़िया, इसमें कैसा अचीवमेंट का मीनिंग पता चलता है। क्योंकि जब बहुत अंधेरा होता है तो दिए के जलने की रोशनी का ज़्यादा पता चलता है हमें। तो जिसकी लाइफ जितनी कठिन है या जिसका स्ट्रगल जितना कठिन है, और स्पेशली अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो हम जनरली काफ़ी बार जो तैयारी करने वाला वर्ग है वो एक साधारण घरों से आने वाले बच्चे हैं, जो या तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं या बहुत सामान्य परिवारों से आए हैं। वो कई लेवल्स पर हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं और हम सब उस जर्नी से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं। जो जर्नी अभी आप वहाँ से यहाँ की जो शुरू कर रहे हो, उस जर्नी का हम पार्ट रहे हैं। विश्वास जी खुद हमारे उस जर्नी में सहभागी रहे हैं, जब हम लोग वहाँ मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, उन गलियों में दिल्ली में हम लोग जिस यात्रा को जो इस किताब में भी वर्णन किया गया है उसके भागीदार रहे हैं। तो वो जर्नी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जहाँ जहाँ पर भी गड्ढे आए या जहाँ जहाँ पर भी स्पीड ब्रेकर आए, तो बात क्या है इस कहानी में खास? बात यही खास है कि जब कोई गड्ढा आए या जब कोई स्पीड ब्रेकर आए तो वहाँ थोड़ा स्पीड कम करने के बदले या गड्ढे में गिरने के बदले उसको छलांग लगाने का मीडियम हमको बना देना है। वो इस कहानी की खासियत है कि इस कहानी में गड्ढे में गिरने के बदले उसमें उछाल कैसे लगाई जा सके, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जगह है। और वो इस कहानी का वो इसमें किया गया है, इसलिए खास बात है। और इसमें जो अनुराग जी ने जब इस कहानी को लिखा तो उनका यही बोलना था कि ये जो स्ट्रगल हम करते हैं वो चाहे इंग्लिश को लेकर के हो, क्योंकि जनरली नॉर्थ इंडिया में सबकी प्रॉब्लम ये रहती है, तो वो एक बहुत बड़ा हवा, एक बहुत बड़ा डर रहता है हमारे सामने कि क्या होगा। और जैसे विश्वास जी ने कहा कि उसके आगे ये बात बन गई कि जब मनोज का हो गया तो भाई हमारा तो हो ही जाएगा, फिर हम भी कर लेंगे। एक वो जो विश्वास आता है। और हमारे पूरे ग्रुप में, हमारा ग्रुप एक बड़ा ग्रुप था, कम से कम 18-20 लोगों का, जिनमें से एक नाम जो अभी इन्होंने लिया दीपेन जी हैं, जो अभी IAS है महाराष्ट्र में, शायद आप लोगों से उन्होंने बात भी की थी पिछली। और ऐसे कई उदाहरण हैं। तो एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छे लोग, और उसमें पहला सिलेक्शन मनोज का हुआ था, तो सबके अंदर वो विश्वास आ गया था कि हाँ अगर तुम हो सकते हो तो हम भी हो सकते हो। और उसके बाद जो लाइन निकली फिर वो रुकी ही नहीं, धड़ाधड़ सिलेक्शन शुरू हो गए। तो ये जो बात है, क्योंकि असफलताएं तो आती ही आती हैं, पर जब हम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं तो क्या बात है। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कई बच्चों का था कि क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। कुछ हिंदी साहित्य के बच्चे भी हैं जिनका ऑप्शन हिंदी साहित्य है, तो वो एकदम तैयार बैठे हुए हैं लेके पेज पेपर पर क्या क्या क्वेश्चन पढ़ने पूछते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। माइक आपके पास आएगा, है ना। नमस्ते सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। जैसे कि सर ने बताया कि आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था और मेरा भी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, और इंदौर में इतना कुछ स्कोप है नहीं कि हिंदी लिटरेचर के बहुत टीचर्स मिल जाएँ कुछ। तो अगर आप गाइड कर सकें कि हम स्ट्रेटजी को किस तरह से और मजबूत बना सकते हैं, और स्पेशली उसमें आंसर राइटिंग में
हम मतलब उसको कितना इफेक्टिवली बना सकते हैं कि टीचर, क्योंकि हिंदी लिटरेचर में क्या होता है कि टू द पॉइंट मतलब चीज़ें उतनी ही होती हैं, तो उनको और कितना हम इनोवेटिव थोड़ा बता सकते हैं टीचर को कि वो हमारा आंसर पढ़े एटलीस्ट। क्या नाम है आपका? शिवानी शर्मा। शिवानी, देखो हिंदी लिटरेचर स्पेशली वैसे सभी कुछ जो बच्चे ऐसे की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में बताता हूँ, क्योंकि हिंदी लिटरेचर का क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी होता है लिखने की एक परंपरा है, एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप जब लिखते हैं तो कोरिलेट होना चाहिए चीजें। कोरिलेट होना चाहिए मतलब पानी की तरह बहना चाहिए आपका आंसर। पानी की तरह आंसर कैसे बहेगा? तो तब बहेगा जब पढ़ने वाला आदमी धीरे धीरे जानता जाएगा कि क्या बोलना चाहता है, कितना बोलना चाहता है, सरल शब्दों में कितनी बात सब बता रहा है। ये जो एक दिव्य भ्रमिति है लोगों के अंदर बड़े बड़े शब्द यूज करने की, उसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं। मैं इसको उदाहरण देकर बताता हूँ तुमको। जैसे मान लीजिए कि आप कोई ऐसे लिख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी पे, और आपने अपनी बात शुरू की, बताया आपने कि भारत में इकोनॉमी कैसे होती है, क्या होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपकी जो आखिरी लाइन आ रही है कि पैराग्राफ की, वो ये आती है कि ये इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी आर्थिक ढांचे के साथ साथ भारत के सामाजिक ढांचे पर भी निर्भर करती है। खत्म। इसके बाद नीचे जो पैराग्राफ अगला आ रहा है वो है भारत का जो सामाजिक ढांचा है वो एक ऐसा ढांचा है जो ये करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, और आखिरी में आपकी लाइन आती है ये जो सामाजिक ढांचा है, इस ढांचे में सबसे मजबूत ईंट के रूप में अगर कुछ जुड़ा है तो वो है भारत की परंपराएं। फिर आप शुरू करते हैं अगला पैराग्राफ, भारत की परंपराएं इस तरह की हैं। तो क्या हो रहा है, एक पानी की तरह बह रहा है। आप जो बात करते जा रहे हैं वो टीचर समझ रहा है, लास्ट लाइन में आके समझ गया अच्छा ये सामाजिक संगठन की बात कर रहा है, ओके। फिर वो अगला पैराग्राफ, अच्छा लास्ट लाइन आई परंपरा, अच्छा परंपरा की बात करना चाहता है, ओके। परंपरा से अच्छा इकोनॉमी की बात करना चाहता है, राजनीति की बात करना चाहता है। ऐसे एक लय बनती, हर पैराग्राफ में एक लय बनती। वो लय हिंदी साहित्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी साहित्य में साहित्य का मतलब ही लय है। साहित्य का मतलब, अगर मैंने ये बात बोली कि गुलाब का फूल बहुत सुगंधित होता है तो ये साहित्य नहीं रहा। मैंने अगर ये बोला सुगंधित फूल ही है जो कि गुलाब जैसा दिखता है, वो साहित्य हो। तो रचनात्मकता जो होती है वो रचनात्मकता तब बहुत अच्छी होती है जब आपके अंदर लय हो। लय सीखेंगे, धीरे धीरे सीखने में आती है। श्रद्धा ने बहुत अच्छी बात बोली, आप रिम भरिए, जितना ज्यादा रिम भरेंगे उतना जल्दी सिलेक्ट होंगे। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना फायदा है। लिखने की पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। लिखना आसान नहीं है, पढ़ना आसान है, क्योंकि लेट के पढ़ लिया, बैठ के पढ़ लिया, खाना खाते समय पढ़ लिया। लिखने के लिए सब हटा करके टेबल जला करके बैठना पड़ता है। लिखिए। और सर जैसे कि हमारा जो सिलेबस रहता है हिंदी लिटरेचर का, उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं, मतलब अलग से जो नॉवेल्स वगैरह जो हमें पढ़नी होती हैं, तो क्या सर वो सारी हमें पढ़नी होती हैं? सिलेक्टिव हम उसका कोई विश्लेषण या कुछ अलग से पढ़ सकते हैं उसमें? देखो, हर एक सब्जेक्ट की एक किताब है, उस किताब में 80 से 85% चीजें आ जाती हैं। एक किताब, चाहे मैं इतिहास की बात करूं, सुमित सरकार है, ग्रोवर है, विपिन चंदा है, या कोई भी एक किताब है जिसमें मूल रूप से चीजें आ जाती हैं। हिंदी की भी सेम यही स्थिति है। निराला है, निराला में अगर दूध ना सीख पढ़ते हैं तो खत्म हो जाता है। 85% चीजें आ जाती हैं। अब 10-5% चीजें रह जाती हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, नमक, मिर्च, चटनी, बाकी चीजें जो उसको सुबह बढ़ाती हैं, समझाती हैं। मेरा ऐसा बोलना है कि हम 85 के पीछे जाना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, पहले हम नमक इकट्ठा करते हैं, चटनी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद सलाद इकट्ठा करते हैं, जो मूल खाना है रोटी सब्जी दाल, उसकी तरफ ध्यान कम देते हैं। इसलिए मेरा ऐसा बोलना है कि पहले रोटी पे ध्यान दो, खाने पे ध्यान दो, चटनी पापड़ अचार अपने आप आने लगता है, और नहीं भी आएगा तो चलेगा। थैंक यू सर। My name is Jaydev Pathak sir. I'm from Gwalior. सर बेसिकली मैं आपसे एक परमिशन लेना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन के लिए, और मैं आपको एक स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा कि जब मैं ग्वालियर में पढ़ा करता था तो एक सर एक अपना स्टेटस डाला करते थे, उस पर एक हेडलाइन होती थी मुरैना, और मैं आपका नाम नहीं जानता था कि ये आप हैं, पर आप आज आप मुझे मिले तो बड़ी खुशी हुई।
उसमें हेडलाइन होती थी कि 12th फेल और ये सब, और अब तो मैं आपके बारे में न्यूज़ चैनल और टीवी ये सब यूट्यूब पे भी देख चुका हूँ। सर एक डाउट जो मेरे अंदर था पहले से, अभी मैं पीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो इन फ्यूचर अल्टीमेट गोल यूपीएससी होता ही है सबका, तो वो डाउट जो है स्पेशल है क्योंकि कोई भी क्लियर नहीं कर सकता, बिकॉज मैं वहाँ से पढ़ा लिखा हूँ भिंड डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ तक केवल ये बातें चलती कि हिंदी से पढ़ें कि इंग्लिश से पढ़ें, तो ये तो बहुत बेसिक डाउट है, कोई भी बता देता है। लेकिन अगर किसी का जो एकेडमिक है वो अगर स्पेशली भिंड से हुआ हो तो वो बंदा ऑप्शनल कैसे चूज करे, क्योंकि उसको सारे सब्जेक्ट्स मतलब आप सब जानते ही हैं मेरे हिसाब से, तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं, हिंदी लिटरेचर का छात्र हो तो वो इस हिसाब से आंसर देंगे कि तुम हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो हिंदी लिटरेचर ले लो। लेकिन मेरा जो इकोनॉमिक है, एकेडमिक है, वो सर ज़बरदस्त तरीके से 0 रहा है, और इन फ्यूचर अगर ऑप्शनल डिसाइड करूँ तो कैसे करूँ? हम दिल्ली में पढ़ते थे तो सद्दा ने नया ज्योग्राफी लिया था, नया एकदम नया। सद्दा का छोटा भाई था, कजिन था कपिल, उसने ज्योग्राफी से कहाँ से किया था उसने? दिल्ली स्कूल। हाँ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उसने एमए किया था ज्योग्राफी, वो टॉपर था। तो ये दोनों ज्योग्राफी पढ़ने के लिए एक टीचर के पास जाते थे। तो एक दिन उस टीचर ने बहुत अच्छी बात बोली। उस टीचर ने बोला कि भाई तू बहुत विद्वान है, बहुत ज़्यादा पढ़ के आया है, और एक लड़की एकदम नई, क्योंकि ये इन्होंने BA MS किया था, नया सब्जेक्ट लिया था ज्योग्राफी, ये नई है, पर इसके साथ एक अच्छी बात है कि स्लेट कोरी है। स्लेट कोरी होने के चक्कर में सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है कि जो मैं बोलता हूँ उसको ये लिखती है, क्योंकि इसको स्लेट में मिटाना नहीं पड़ता। तेरी समस्या ये है कि तू थोड़ा बहुत जानता है, इसलिए क्या करता है, तू मिटाने से पहले बहस बहुत करता है, मिटाता नहीं। और तब उन्होंने बोला था कि देखना तुझसे पहले ये सिलेक्ट होगी, और ये सच भी हुआ बाद में। मेरा बोलना ऐसा है कि चाहे आप भिंड से आए या मुरैना से आए या आप कहीं से भी आए, बेस हमारा क्या है? बेस ये है कि हमको कोई भी वो सब्जेक्ट लेना है जो हमारे दिल के नजदीक है। दिल के नजदीक मतलब क्या? जिसमें हमको मजा आता है। मजा कब आएगा? अगर मेरे दिमाग में 24 घंटे ये चलता है कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ये क्यों आगे बढ़ रहा है, ये क्यों पीछे जा रहा है, यार कांग्रेस कैसे आ गया, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो आप क्या है? पॉलिटिक्स के छात्र हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में चलता है कि यार ये किला कैसे बना, इस किले में कैसे राजा रहते थे, ये राजा लोगों ने किस तरीके से किले बनवाए, ये राजा लोगों ने युद्ध किए तो यहाँ से यहाँ तक जाते कैसे होंगे, तो इसका मतलब आप इतिहास के विद्यार्थी। अगर आपके मन में ये चलता है कि यार ये हवाएं ऐसे कैसे बन जाती हैं, पानी कैसे बरस जाता है, पानी हमारे यहाँ क्यों बरसा, उधर क्यों नहीं बरसा, हमको हमारा चंद्रयान कहाँ चला गया, कैसे चला गया, क्या हुआ, तो ज्योग्राफी के छात्र है। अगर आपको ये लगता है कि कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं, आपको इतिहास, आपको उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है, आपको कवियों के साथ बात करना अच्छा लगता है, कवि सुनना अच्छा लगता है, तो आप साहित्य के विद्यार्थी, तो आपके नजदीक जो होगा वो आपको ज्यादा नंबर लाएगा। ये कोई गणित नहीं है कि हम क्या लाएं, वो अल्टीमेटली तुमने पहले ही मेरे प्रश्न का उत्तर दिया कि तुम्हें ही तय करना। पर इतना जरूर बताता हूं कि जिसमें तुम्हारी रुचि होगी वही लो, क्योंकि ये जो यूपीएससी एमपीएससी वो रटने का काम नहीं है, ये चीज को समझकर अपने अंदर ले लेगा। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशन सर। मेरा नाम राखी तिवारी है और अभी आपकी जो स्पीच सुनी उसमें जो आपने 12th फेल का बताया, तो आपका फ्यूचर देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसका जो पास्ट है वो बहुत खतरनाक होता है, वो देखा हुआ है। तो सर ये पूछना चाह रही थी कि जो 12th फेल आप बता रहे हैं, 10th में ग्रेस मतलब मार्क्स आके आप पास होते हैं, उसके बाद सर सडनली कंफर्ट जैसे फेलियर क्यों आता है? क्योंकि हम कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं या फिर हमें वो चीज़ नहीं मतलब समझ में नहीं आती। तो आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? आप यूपीएससी के लिए भी सोचें, क्योंकि यूपीएससी मतलब मुझे भी करना है, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मैं उस बैच में एडमिशन में लूँ, तो मैंने एमपीएससी में एडमिशन की। तो आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि आप यूपीएससी तक के लिए सोच गए?
ये प्रश्न मुझे एक बार श्रद्धा ने पूछा था दिल्ली में जब हम लोग तैयारी करते समय थोड़ा परेशान हो रहे थे, तो श्रद्धा ने मुझे एक बात पूछी थी कि आर्थिक तंगी, कमजोर आपका शैक्षणिक परिवेश, ये सब होते हुए तुम्हारे चेहरे पर इतनी हंसी क्यों है? चेहरा तुम्हारा कभी भी इस बात की गवाही नहीं देता है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। मैं उस समय भी, जब मैं 12th फेल था, तभी भी मैं रहन सहन में डॉक्टर लगता था। मेरा आपसे बोलना ये है कि ताकत आपको आपके अंदर से आती है। तब मैं ये जानता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। क्या बनूंगा ये मुझे नहीं पता था, पर इतना जरूर है कि असफलताएं जब आती हैं और आप उनसे जूझते हैं, लड़ाई करते हैं, तब आपको कुछ ऐसे दोस्त, ऐसे लोग बनाना चाहिए जो कि आपके अंदर के क्षमता को समझ सकें, आपको प्रोत्साहित कर सकें, आपको आगे ले जाएं। उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपके पैर खींचते हैं। और ये बात मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं। मेरी बात यकीन मानो, जिसने भी मुझे खींचने की कोशिश की, मैंने उसको लात मार कर दूर किया। नहीं भैया, तेरा सुनना ही नहीं। जिसने भी बोला तुम्हारे अंदर ऐसा है, तुम ये है, मैंने भाई तू अपने पास रख, कड़वी दवाएं मुझे मत दे। मैं कड़वी दवाएं खाने के लिए नहीं आया हूं, मुझे पता है क्या है। तो अच्छे लोग रखोगे जो प्रोत्साहित करेंगे, आपको बताएंगे आपको कि तुमने ऐसा किया, तुम आज ऐसा किया। पहले क्वेश्चन जब मेरे तक इतने गंदे क्वेश्चन लिखता था कि मुझे पता है कि उन क्वेश्चनों का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन श्रद्धा को जब मैं क्वेश्चन दिखाता था तो श्रद्धा जो तारीफ करती थी, अरे तुमने गजब कर दिया, ऐसा कर दिया, वो आज भी ऐसी तारीफ करती है। तारीफ करने वाले लोग अपने पास रखो। तारीफ बहुत अच्छी चीज होती है, तारीफ बुरी चीज नहीं होती। लोग बोलते जरूर है कि तारीफ से आपको नुकसान होता है, तारीफ से आपके अंदर और कुछ करने की क्षमता आती है। तो अच्छे लोग रखेंगे साथ में तो आपको अंदर हौसला आएगा। हेलो सर, मेरा नाम अर्चना है। सर, आपने जैसे बोला कि आप बहुत बार फेल हुए हैं, तो आपको डर, मतलब जब आप गलती करते थे, फेल होते थे, तो आपको अपने आप से गुस्सा नहीं आता था, अपने आप पे चिढ़ नहीं आती थी कि तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों तुम्हारा रिजल्ट ऐसा नहीं आ रहा है? बिल्कुल आता था, कई बार आता था, घंटों रोता था, और रोने के लिए जगह ढूंढता था कि अकेले में रो या किसी के सामने रो। लगता था कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सब वैसा ही जैसा आप लोगों के साथ होता है, सेम, कुछ भी अलग नहीं। पर अभी ये बहुत बड़ी बात बोली विश्वास भाई ने कि दंगल है, दंगल में पहलवान गिरेगा, फिर झाड़ेगा, फिर पहुंचेगा, फिर जब भी तुमने देखा होगा कि जब रिजल्ट आता है तो मनहूसी फैल जाती है तरफ, अब क्या होगा, इस बार नहीं हुआ। फिर आदमी 2-4 दिन परेशान रहता है, अपने अंदर रूम से बाहर नहीं निकलता। कुछ भाई लोग दारू लेने लगते हैं, और 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद आप क्या करोगे? नियति यही है, लड़ना है। लेकिन सर, अपने आप को जल्दी से जल्दी इस चीज़ के लिए तैयार करना कि जो कुछ हुआ वो ठीक है, लेकिन अब आगे तैयारी करना है, आगे अपने आप को कैसे बहुत जल्दी से जल्दी संभाल के और उस चीज़ को वापस से स्टार्ट करें। नहीं, आप क्या करोगे? आप फंस चुके हैं ना, सांप सीढ़ी के खेल में फंस चुके हैं आप। सर, वो तो पीछे भी नहीं जा सकते। पीछे नहीं जा सकते। जब आप पीछे नहीं जा सकते तो आगे जाना बचा ही नहीं कुछ। आप जिस खेल में फंस चुके हैं उस खेल को कोई समझता भी नहीं बाहर। आप किसी को बोलोगे मेरा प्री हो गया है तो बोलेगा भैया, मैं कितनी बार बोलता था हमारे लोगों से गांव में जाके, भाई प्री हो गया इस बार अपना, तो बात फालतू बात बंद कर जाता हो जाता बता, ये प्री मेंस मुझे नहीं पता। तो आप फंस चुके हैं उस खेल में, आपने खुद को फंसाया है।
तो आपके पास दूसरा विकल्प ही नहीं है, एक ही विकल्प है, और वो है कि सांप सीढ़ी की स्केल में आपको छलांग ऊंची लगानी है। तो छलांग ऊंची कब लगेगी? वो जब जिस दिन तुम ताकतपूर्ण लगा दोगे छलांग ऊंची अच्छी लग जाएगी। अब छलांग ऊंची लगाने के लिए अगर आप भूखे पेट लगाएंगे तो वजन कम रहेगा, ज्यादा लगा पाएंगे। तो विकल्प नहीं है अपने पास। अपन जिस खेल में आए हैं उस खेल में एक ही विकल्प है तुम्हारे पास, वो है आगे बढ़ना। चाहे रो के आगे बढ़ो, चाहे हंस के आगे बढ़ो। वो हमारे गांव में एक कहावत है, तुमने सुनी होगी, कि जब सिर ओखली में दिया तो अब मुझको से डरना भी क्या। IAS और MPPSC की करें तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961।